नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां आपको दिखाएंगे दुनिया में सुलगते वॉर फ्रंट्स की हर एक अहम तस्वीर। लेकिन सबसे पहले बात उन खबरों की करते हैं जिन पर आज हमारी खास तौर पर नजर रहेगी। पहली खबर के बारे में आपको बताती हूँ। खबर यह है कि अमेरिका जंग के पहले से ही ईरान की कट्टरपंथी व्यवस्था के खिलाफ अमेरिका रहा है। ऐसा नहीं है कि जंग शुरू इसलिए की गई थी क्योंकि परमाणु हथियारों को हटाना था। सबसे पहले शुरुआत कट्टरपंथी व्यवस्था को लेकर के ही अमेरिका ने की थी और अमेरिका का मकसद ईरान में तख्ता पलट भी रहा है। लेकिन अमेरिका और इजराइल को उस मकसद में कामयाबी बिल्कुल हाथ नहीं लगी। हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेरिका को उसी कट्टरपंथी व्यवस्था की सुरक्षा में लगी IRGC से बातचीत करने को मजबूर होना पड़ रहा है। करीब 40 दिन की जंग के बाद ही अमेरिका ने IRGC से संपर्क साधना शुरू किया था और बातचीत भी हो जाती, लेकिन ईरान ज्यादा भरोसा नहीं कर पाया। इतना जरूर है कि ट्रंप को ईरान की उसी कट्टरपंथी व्यवस्था ने झुका दिया है जिसका वो कभी विरोध किया करते थे। दूसरी खबर, ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके प्रॉक्सी संगठन ही हैं, जिनके दम पर ईरान कभी भी और कहीं भी जंग शुरू कर सकता है। और यही वजह है कि समझौते के लिए भी ईरान की एक शर्त हमेशा से रही कि सभी मोर्चों पर जंग एक साथ रुकनी चाहिए। लेकिन इजराइल ना तो गाजा में थमा, ना लेबनान में उसने अपने हमले रोके हैं। गाजा में ट्रंप के पीस प्लान को इजराइल ने स्वीकार तो किया, लेकिन अब वो गाजा से सेना वापस बुलाने के पक्ष में कतई नजर नहीं आते। आज हम आपको इजराइल के एक्शन और उसके परिणामों के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं तीसरी खबर यूरोप से जुड़ी हुई है, जहां बीते 4 साल से जंग चल रही है और ये जंग अब और ज्यादा भीषण होती जा रही है क्योंकि अमेरिका जैसे किरदार इसे बुझने ही नहीं देना चाहते, आग को और भड़काना चाहते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो राष्ट्रपति ट्रंप शांति की बात करते हैं, दोनों देशों के बीच समझौता कराने की बातचीत कहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जानकारी मिलती है कि यूक्रेन की सेना को मदद भी अमेरिका ही दे रहा है। आज हम आपको ट्रंप के डबल गेम और उस पर रूस के रिएक्शन के बारे में भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको बताती हूँ विस्फोट की अहम खबर। और खबर यह है कि सऊदी समर्थक यमनी नेशनल रेजिस्टेंस का हूतियों पर हमला देखने को मिला है। हूतियों के ठिकाने और हथियार डिपो पर हमले का दावा किया गया है। सऊदी के जो समर्थक हैं, ये खबर है कि सऊदी के समर्थकों ने यमन के यमनी नेशनल रेजिस्टेंस के हूतियों पर हमला कर दिया और हूतियों के ठिकानों पर हथियार डिपो पर भी हमला किया गया। हमले का दावा है। यमनी नेशनल रेजिस्टेंस ने इसकी तस्वीरें भी जारी कर दी है। दरअसल यमनी नेशनल रेजिस्टेंस सऊदी का समर्थक है और ये हूतियों पर अटैक करते जा रहा है। हूती भी कहीं और से नहीं आते, यमन से ही आते हैं, लेकिन यमन सरकार इनका खुलकर के विरोध करती है, इन्हें सपोर्ट नहीं करती है। और अभी भी कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है। ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं, जहां पर यमनी के द्वारा ये हमला किया गया है और इस सब में हूतियों का हथियार डिपो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। ये हूतियों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया गया, उन्हें बहुत बड़ी चोट दी गई है, एक बहुत बड़ा हमला करके। सऊदी के समर्थन में भी बहुत सारे ग्रुप्स इसी तरीके से उतर करके हमला कर रहे हैं, लेकिन हूती कहां रुकने वाले हैं। वहीं एक और खबर आपको बता देती हूं इसी से जुड़ी हुई, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ना तो शांति हो रही हो, ना ही शांति आने वाले वक्त में नजर आती है। अब खबर यह है कि ईरान की अमेरिका को चेतावनी सामने आ गई है। ईरान अमेरिका एक दूसरे को बार बार चेतावनी जारी करते रहते हैं। इस बार ईरान कह रहा है कि वार्ता प्रक्रिया में यूएस को अमेरिका को गंभीरता दिखाना चाहिए। हॉर्मुज से नेवल ब्लॉकेट को उन्हें सबसे पहले खत्म करना चाहिए और मध्यस्थ देशों के जरिए मैसेज भेजा गया है। मैसेज तो भेज दिया गया है, लेकिन अमेरिका अपने पर ही अड़ा रहता है। डोनाल्ड ट्रंप कभी भी कुछ भी बयान देकर के चले जाते हैं और उसके बाद ईरान उसका खंडन करते रहता है और इस सब की वजह से ये युद्ध और ज्यादा खिंचते हुए नजर आता है। अब ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका को समझाइश भेजी है कि पहले तो आप बातचीत करने के लिए थोड़ी सी गंभीरता दिखाइए, हॉर्मुज से अपना नेवल ब्लॉकेट हटाइए और उसके बाद हम बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच में करारनामा था बीते हुए कल तक का और उसके बाद माना यह जा रहा था कि कभी भी युद्ध भड़क सकता है। वही ईरान का यूएई के तेल टैंकर पर एक्शन देखने को मिला है। ईरान की तरफ से ये तेल टैंकर पर एक्शन लिया गया है। केश्म द्वीप के पास टैंकर को जब्त किया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के दौरान ये कार्रवाई की गई है। ईरान का आदेश नहीं मानने का आरोप लगा है और तय रास्ते पर नहीं चलने, सर्विस फीस नहीं देने और इजाजत नहीं लेने का भी आरोप उन पर लगा है। वहीं लाल सागर की अगर बात करूं तो हूती विद्रोहियों ने वहां पर हमला करना शुरू कर दिया है।
सऊदी सैन्य जहाज और 4 एस्कॉर्ट नावों पर हमले की खबरें मिल रही हैं। लैंडिंग शिप में भीषण आग लगने का दावा किया जा रहा है। कुछ एस्कॉर्ट नावों के डूबे जाने की भी खबरें हैं। यमन के उत्तर पूर्वी मारिब में ड्रोन अटैक का भी दावा इस दौरान कर दिया गया है। हुती अच्छा खासा खेल खराब कर रहे हैं, सऊदी अरब का भी और मिडिल ईस्ट का भी। अब लाल सागर में उन्होंने सब कुछ बिखेरना शुरू कर दिया और पहले भी उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर ये युद्ध सऊदी के साथ उनका और ज्यादा बढ़ता है तो लाल सागर को बंद कर देंगे, बाबल मंडेब को बंद कर देंगे। अब लाल सागर में हुती विद्रोही सऊदी सैन्य जहाज पर हमला करते हैं, 4 एस्कॉर्ट नावों पर हमला करते हैं, लैंडिंग शिप में भीषण आग लगती है और कुछ एस्कॉर्ट नावों के भी डूब जाने की खबरें हैं, क्योंकि वहां से निकलने के लिए एस्कॉर्ट की आवश्यकता है, उसके बिना आप नहीं निकल सकते हैं। हुती कभी भी अटैक कर देंगे और हुतियों ने अटैक किया और ड्रोन अटैक भी कर दिया है। दूसरी तरफ चीन और अमेरिका के संबंधों से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आ रही है कि 23 सितंबर को अमेरिका जाएंगे शी जिनपिंग। 24 सितंबर को राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। कारोबार, ताइवान, ईरान, एआई के मुद्दे पर बातचीत की उम्मीदें हैं। अब आपको याद होगा कि एक लंबे वक्त के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चाइना के दौरे पर थे और इसी तरीके से एक लंबे वक्त के बाद 1 दशक के बाद चीन के राष्ट्रपति अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। दोनों देश बहुत प्रयास कर रहे हैं कि अपने संबंधों को सुधार लें, अपने संबंधों को मजबूत कर लें, लेकिन जब लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात करने के लिए शी जिनपिंग से गए थे तो शी जिनपिंग का रुख एकदम स्पष्ट और अलग था कि ईरान का भी समर्थन करेंगे, रशिया का भी समर्थन करेंगे और अमेरिका उसे नहीं रोक सकता है और ताइवान पर वो किसी की भी नहीं सुनने वाले हैं। लेकिन इस बार जब वो जाएंगे अमेरिका तो देखना होगा कि उनका रुख क्या बदलता है। वहीं अमेरिका ने जंग में जो भी मानक तय करने का प्रयास किया वो सभी खुद उसने तोड़ दिए। अमेरिका ने ईरान का तख्ता पलट करने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर वो नाकाम रहा और ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने की कोशिश अब किनारे हो चुकी है। मुस्तफा का ट्रंप कभी मजाक बनाते थे और आज ये कहा जाता है कि वो ये बताने के लिए काफी है कि अमेरिका उसी मुस्तफा की फौज के सामने हाथ बांधे हुए खड़े नजर आ रहे हैं और उन्हीं मुस्तफा से वो बातचीत करने के लिए भी तैयार नजर आ रहे हैं जिन्हें कभी उनकी तरफ से बैन किया गया था। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की जिस व्यवस्था को हल्के में लिया, आज वही कट्टरपंथी व्यवस्था अमेरिका की बर्बादी की वजह बनती जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में तख्ता पलट चाहते थे। पिछले साल हुए विद्रोह को अमेरिका ने सपोर्ट किया। ईरान पर विद्रोह के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाया। ईरान ने इंटरनेट पर रोक लगाई तो खबर है कि CIA और मोसाद ने विद्रोहियों के हाथों में स्टार लिंक टर्मिनल्स तक पहुंचा दिया। अमेरिका को उम्मीद थी कि जैसे ही सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत की खबर सामने आएगी, ईरान के लोग अमेरिकी सेना का स्वागत करेंगे, लेकिन हुआ इसके उलट। ईरान के लोग एक हो गए और अमेरिका इजराइल के सामने ताल ठोकते हुए मैदान जंग में उतर आए। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी 2026 को तेहरान में किए गए हमलों की पहले ही वार में आयतुल्लाह अली खामनेई के साथ ही कई टॉप नेताओं और कमांडरों को मार गिराया। लेकिन ईरान ने आयतुल्लाह अली खामनेई को अपना नेता चुना और उनके नेतृत्व में ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका और इजराइल के साथ ही उनके सहयोगी मुल्क भी हिल गए। तेल बेच-बेचकर अमीर हुए खाड़ी देश ईरान की मिसाइलों के वार से कराहने लगे। पर्यटकों की ऐशगाह बने खाड़ी देशों के अहम ठिकानों पर आग बरसने लगी। हालात ऐसे हो गए कि तेल और गैस का कारोबार तो मुसीबत में पड़ गया। खाड़ी देशों में जरूरी सामानों की भी किल्लत बढ़ गई। अमेरिका ने खाड़ी के सहयोगियों को सुरक्षा का वादा तो किया था, अपने हाईटेक डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए थे, लेकिन ईरान की मिसाइलों और सस्ते ड्रोन के आगे ये सभी इंतजाम नाकाफी साबित हुए।
ईरान के ड्रोन ने अमेरिका के हाईटेक डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें बर्बाद की और सिस्टम को भी तबाह किया। अमेरिका को तो इतना समझ में आ गया कि ईरान में कट्टरपंथी व्यवस्था की जड़ें कितनी गहरी हैं और सुप्रीम लीडर का ईरान में कितना सम्मान होता है। सुप्रीम लीडर को सीधे रिपोर्ट करने वाली IRGC का कद ईरान की सेना से भी कहीं ज्यादा होता है। शायद जंग के दौरान अमेरिका को ईरान में सुप्रीम लीडर और IRGC के कद का अंदाजा हो गया था और शायद यही वजह रही कि ट्रंप ने सीधे IRGC से बात करने का फैसला कर लिया। खबरों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने IRGC से सीधे संपर्क की कोशिश की। इसके लिए इराकी कुर्दिस्तान के राष्ट्रपति नेचिरवान बरजानी ने अमेरिका और ईरान के बीच सीक्रेट लिंक का काम किया। बताया जा रहा है कि IRGC ने भी बातचीत के जरिए संकट सुलझाने का समर्थन किया। खबरों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने और समझौते तक पहुंचने की कोशिशों के दौरान ट्रंप प्रशासन ने एक ऐसा सीक्रेट बैक चैनल तैयार किया जिसकी जानकारी अब सामने आ रही है। ईरान के पलटवार से तड़पते अमेरिका को मई के बीच में ही शक होने लगा था कि ईरान की ओर से बातचीत कर रहे लोगों के पास वास्तव में IRGC के फैसलों पर पूरा कंट्रोल नहीं है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने सीधे IRGC की लीडरशिप तक पहुंच बनाने की कोशिश की। इस सीक्रेट कनेक्शन के लिए ट्रंप प्रशासन ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के राष्ट्रपति नेचिरवान बरजानी को चुना, जिनके पास अमेरिका और ईरान का भरोसा हासिल होने के साथ ईरान के बड़े अधिकारियों से पुराने निजी रिश्ते भी रहे थे। वो ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरान में रहे थे और तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। उन्हें फारसी भाषा की भी अच्छी समझ थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तत्कालीन अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गैबर्ड ने बरजानी से फोन पर बात की। बताया गया कि ये कॉल राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस की मंजूरी से की गई थी। गैबर्ड ने बरजानी से कहा कि अमेरिका ये जानना चाहता है कि ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची जिस समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, क्या IRGC भी उसके साथ है या उसकी अपनी कोई अलग मांग है। बताया जा रहा है कि बरजानी ने IRGC के संपर्कों से बात की और सीधे जनरल अहमद वाहिदी से बातचीत की मांग रखी, जिसके बाद IRGC का एक अधिकारी एरबिल में बरजानी के ऑफिस पहुंचा और फोन के जरिए सुरक्षित बातचीत कराई। बरजानी ने वाहिदी से पूछा कि क्या वो ईरानी वार्ताकारों के साथ है। जानकारी के मुताबिक जवाब में वाहिदी ने कथित तौर पर कहा कि वो बातचीत का पूरा समर्थन करते हैं और IRGC भी संकट का हल बातचीत के जरिए चाहता है। जिसके बाद बरजानी ने गैबार्ड को पूरी जानकारी दी और अमेरिकी प्रशासन को ईरान की स्थिति के बारे में बताया। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने एरबिल में अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच सीक्रेट मीटिंग कराने का प्रस्ताव भी रखा। हालांकि सुरक्षा कारणों से ये वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी। माना जा रहा है कि ईरानी पक्ष को डर था कि मोसाद का इराकी कुर्दिस्तान में मजबूत नेटवर्क है और वहां उसके अधिकारियों को निशाना बनाया जा सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।